नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मशीन फर्स्ट का लेक्चर सीरीज चल रहा था। आज हम लोग इसमें दूसरे चैप्टर मशीन का निर्माण, डीसी मशीन के निर्माण को पढ़ेंगे। तो डीसी मशीन्स के निर्माण में कई पार्ट होते हैं। इन पार्टों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इन पार्ट को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसका थ्योरी में देख सकते हैं। डीसी मशीनों में जनित्र तथा मोटर दोनों ही आते हैं। हम डीसी मोटर को डीसी जनित्र की तरह तथा डीसी जनित्र को मोटर की तरह उपयोग कर सकते हैं। अतः इनकी संरचना के अंतर्गत जो भाग आते हैं वो मोटर तथा जनित्र दोनों में समान होते हैं। तो इस थ्योरी से पता चलता है दोस्तों कि हम लोग डीसी जनरेटर और डीसी मोटर को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटर को जनरेटर के रूप में और जनरेटर को मोटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए जो है इनके जो भाग होते हैं, जैसे फील्ड कॉइल हो गया, आर्मेचर हो गया, कम्यूटेटर हो गया, ब्रशेस हो गए, ये सब जो इंटरपोल्स हो गए, जितने भी भाग होते हैं दोनों में लगभग समान होते हैं। इनकी संरचना में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। अतः यदि हम डीसी जनित्र के बारे में पढ़ लेते हैं, निर्माण के बारे में, डीसी जनरेटर के निर्माण के बारे में पढ़ लेते हैं, तो डीसी मोटर के निर्माण के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों के कंस्ट्रक्शन लगभग एक जैसे होते हैं। तो आइए सबसे पहले निर्माण को पढ़ने के लिए हम लोग क्या कर, जो कंपोनेंट्स उसमें लगते हैं, किसी मशीन के निर्माण को पूरी तरीके से पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी रखना कि वो किसके बने होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। इसी से हम उस मशीन के निर्माण को पढ़ते हैं। तो डीसी जनित्र, इसमें हम लोग केवल जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सेम टू सेम जो है जितने भी भाग जनरेटर में होते हैं उतने भाग जो है मोटर में भी होते हैं। तो यहाँ पर जनित्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है हम लोग मान के चलेंगे कि मोटर के बारे में भी हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए, डीसी जनित्र के मुख्य भाग हैं और उनका कार्य। तो डीसी जनित्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला क्या है, योक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो है केवल भाग को देख लेंगे, जो उसमें पार्ट होते हैं। इसके बाद इन पार्टों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला भाग है योक और दूसरा भाग है पोल कोर और पोल सूच। अभी ये क्या है, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा है पोल कॉइल या फील्ड कॉइल। पोल कॉइल को हम लोग फील्ड कॉइल भी बोलते हैं। और चौथा है आर्मेचर, और पाँचवा है आर्मेचर कोर, फिर छठवां आर्मेचर बाइंडिंग, सातवां है कम्यूटेटर, आठवां है कार्बन ब्रशेस, नौवां है एंड कवर्स और 10वां है बुश और बियरिंग। इसके अलावा भी कई भाग होते हैं, जैसे इंटरपोल्स होते हैं और भी छोटे छोटे भाग होते हैं, लेकिन ये मुख्य भाग हैं। तो अब डीसी मशीन्स के निर्माण को डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ इसमें टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं, जिससे इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल को समझने में हमको आसानी होगी। तो इसको आइए व्हाइट बोर्ड पे देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला टर्म है हमारा हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा है हमारा है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस। हालांकि इसको हम लोग BEE में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस को हम लोग, ये दोनों ही टर्म कब यूज करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल के संबंध में। और मैग्नेटिक मटेरियल के संबंध में हम लोग यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, तीन प्रकार के होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है।
तो हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक के संबंध में हम लोग यूज करते हैं। देखिए ये हमारा कोई मान लेते हैं आयरन का पीस है, ये हमारा कोई आयरन का पीस मान लेते हैं, इस तरीके से है। ठीक, अब इसको हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस है। ये फाई मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, जिनको हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। इसमें जिसको चुंबकीय बल रेखाओं से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और इस चुंबकीय क्षेत्र में इस लोहे को हम लोग रख देते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होने के कारण इस जो है चुंबकीय क्षेत्र का एक गुण होता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्या करता है, चुंबकित कर देता है। चुंबकित कर देता है तो यहाँ पर क्या होगा, एस पोलैरिटी उत्पन्न हो जाएगी इस मटेरियल में और यहाँ पर एन पोलैरिटी उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है किसी मैग्नेटिक मटेरियल से जो है नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर जाके समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में एंटर कर रही हैं। तो इस तरीके से ये मटेरियल चुंबकित हो गया। ठीक, अब जो है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन है, इनकी दिशा एक फिक्स डायरेक्शन में है, यानी इनकी दिशा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम लोग विद्युत धारा का उपयोग करके दो प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न कर सकते हैं। अगर ये हमारा कॉइल है, पहला कॉइल, और ये हमारा दूसरा कॉइल है जिसको हम लोग इंडक्टर बोलते हैं, इस तरीके से। अगर हम लोग पहले में क्या करेंगे, एक बैटरी से डीसी धारा देंगे, एक बैटरी से डीसी धारा देंगे, तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होगा। और करंट फ्लो होगा तो ऑरस्टेड ने हमको बताया था कि किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये फील्ड की प्रकृति कैसी होगी, इस करंट पे डिपेंड करेगी कि फील्ड की प्रकृति कैसी होगी। फील्ड डीसी के क्षेत्र में अगर हम लोग डीसी लगा रहे हैं, इस कॉइल में अगर हम लोग डीसी लगा रहे हैं, तो डीसी के केस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होती है, फिक्स होती है, ये बदलती नहीं है, फिक्स होती है और स्थिर परिमाण का होता है। जैसे ये वाली मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स हैं, इनकी दिशा निश्चित है, इनकी दिशा निश्चित है। लेकिन दूसरी स्थिति में हम लोग देखेंगे, दूसरी स्थिति में जब हम लोग एक कॉइल के क्रॉस एसी सोर्स लगाते हैं, एसी सोर्स लगाएंगे तो हमारा एसी का जो वेव फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से, सिंगल फेज की एसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे 3 फेज एसी भी होता है जिसको हम लोग मशीन सेकेंड में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर सिंगल फेज एसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये हमारा सिंगल फेज का एसी है, कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एफ बराबर कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, एफ बराबर 50 हर्ट्ज होती है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल में क्या संबंध होता है, टी बराबर होता है 1/f, टी बराबर होता है 1/f। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हम लोग किसको बोलते हैं, एक सेकेंड में जितने चक्कर लगते हैं, एक सेकेंड में जितने चक्कर लगते हैं उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि जो एसी करंट होता है एक ही सेकेंड में 50 साइकिल को कंप्लीट करता है। यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरी साइकिल हो गया, इसी तरीके से ये तीसरी साइकिल हो जाएगी। इसी तरीके से एक सेकंड में 50 साइकिल को कंप्लीट करता है। यानी एक सेकंड में जो है 50 बार पॉजिटिव होता है और 50 ही बार निगेटिव होता है। 50 बार पॉजिटिव होगा, 50 बार निगेटिव होगा का मतलब क्या है, एक बार करंट जो है पॉजिटिव दिशा में फ्लो होगी, एक बार निगेटिव दिशा में, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव। ये प्रक्रिया कितनी सेकंड में होती है, एक ही सेकंड में 50 बार होती है।
तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग जो AC साइकिल लगा रहे हैं, V बराबर AC वोल्टेज लगा रहे हैं V बराबर VM साइन ओमेगा t टाइप का, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी इसमें, उसकी दिशा देखिए, पहले तो पॉजिटिव दिशा में होगी इधर की तरफ इस तरीके से, लेकिन अगले ही क्षण का मतलब क्या है, अगले ही क्षण इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, इधर हो जाएगी। यानी ये भी 1 सेकंड में 50 बार नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ होगा, इस तरीके से ये बदलेगी। अब इस बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई मटेरियल रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसी अल्टरनेटिंग क्षेत्र में, यानी प्रत्यावर्ती क्षेत्र में, जिसकी दिशा फिक्स नहीं है, ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस हैं, इनकी दिशा फिक्स नहीं है, ये कब इधर हो जाएंगी कब इधर हो जाएंगी, इनकी दिशा फिक्स नहीं है। यानी ये 1 सेकेंड में 50 बार जो है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं शिफ्ट हो जाती हैं। अब इसमें हम लोग कोई मटेरियल रखेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल, तो क्या होगा, ये मैग्नेटाइज होगा। तो मैग्नेटाइज होगा, एक बार इस दिशा में होगा, दूसरी बार इधर हो जाएगा, फिर इधर, इस तरीके से इसमें 1 सेकंड में 50 बार क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में ये अणु, इसके अंदर जो अणु होते हैं छोटे छोटे, एक बार चुंबकित हो गए, एक बार विचुंबकित होंगे, यानी एक बार दूसरी दिशा में चुंबकित होंगे, एक बार दूसरी दिशा में चुंबकित होंगे। तो इसमें जो अणु होते हैं, एक बार इधर चुंबकित होंगे, फिर दूसरी बार इधर चुंबकित होंगे, एक बार इधर होंगे, फिर इधर होंगे, इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इस चुंबकन और विचुंबकन में क्या होता है, पावर का लॉस होता है, पावर का लॉस होगा, जिसके कारण इसमें हीट जनरेट होता है, जिसके कारण इस आयरन पीस का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस किसके कारण होता है, अगर हम लोग देखें हिस्टेरेसिस लॉस किसके कारण हो रहा है, चुंबकन और विचुंबकन के प्रोसेस के कारण। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, चुंबकन और विचुंबकन प्रोसेस के कारण जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस। अब आ जाते हैं हम लोग एडी करंट लॉस पर। एडी करंट लॉस क्या होता है, देखिए फिर से यहीं से चालू करते हैं। ये हमारा प्रत्यावर्ती टाइप का चुंबकीय क्षेत्र था, ये हमारा प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र था, जो 1 सेकंड में 50 बार जो है मैग्नेटाइज और 50 बार डीमैग्नेटाइज होता है, यानी 50 बार पॉजिटिव 50 बार निगेटिव डायरेक्शन में अपने आप को बदलता है। और हम लोग जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, NdΦ/dt। ये नियम किसने, ये वाला फॉर्मूला किसने दिया था, फैराडे ने। फैराडे ने क्या कहा था कि किसी कंडक्टर में यदि किसी कंडक्टर को किसी प्रत्यावर्ती क्षेत्र में रख दिया जाए, किसी कंडक्टर को किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए और उसमें फ्लक्स का परिवर्तन हो, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, ये कहा था फैराडे जी ने। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, यहाँ पर फ्लक्स भी है, फ्लक्स में परिवर्तन भी है, और ये जो आयरन का पीस रखा है ये क्या है, विद्युत का चालक भी होता है, यानी कंडक्टर भी है। तो यहाँ पर फैराडे जी का जितने भी कंडीशंस हैं कि एक कंडक्टर होना चाहिए, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, और कंडक्टर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है जो उत्पन्न हो जाता है, E बराबर NdΦ/dt। तो फैराडे के नियम से इस आयरन पीस में भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और ये आयरन का पीस विद्युत का चालक भी होता है। तो फैराडे के नियम से ही जो है इसमें एक जो है विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है आयरन के पीस में, और ये आयरन का पीस एक ठोस टुकड़ा होता है। ठोस टुकड़ा मतलब देखिए, अगर 3D में हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके का होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई सब होता है, ठीक है, और ये ठोस है, ठोस टुकड़ा है।
अब क्या होता है, जब इसमें वोल्टेज उत्पन्न होगा E बराबर E उत्पन्न हो जाएगा, तो इस आयरन पीस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जो कि बहुत कम होता है। तो हमारे पास I बराबर V/R से, I बराबर V/R से, यहाँ पर V पहले से उत्पन्न हो गया, R छोटा है। देखिए E और V दोनों एक बराबर होते हैं, वोल्टेज ही दोनों हैं। तो यहाँ पर फैराडे के नियम से इस आयरन पीस में विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न हो गया, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो V तो आ गया, और इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा जो कि न्यूनतम होता है। ये R न्यूनतम होता है, जिससे ये कम से कम होगा, तो ये I जो होगा, I का मान बहुत बड़ा हो जाएगा। तो I का मान बहुत बड़ा होने के कारण इसमें क्या होता है, एक करंट फ्लो होने लगता है। इस आयरन पीस में एक करंट फ्लो होने लगता है, और करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होती है, एक भंवर के रूप में। इस आयरन के पीस में, पूरे आयरन के पीस में करंट फ्लो होने लगती है। और करंट फ्लो होगा तो हम लोग जानते हैं कि जूल के नियम से H बराबर क्या होता है, I²RT हीट। क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है, इससे I बहुत अधिक हो जाता है। तो I का स्क्वायर करेंगे, अगर मान लीजिए I हमारा 2 एम्पियर भी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाता है। तो H का मान बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी तो क्या होगा, इसमें ये आयरन का जो पीस है एकदम रक्त तप्त लाल हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक पावर लॉस हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडी करंट लॉस। ये एडी करंट, जो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एडी करंट। हिंदी में इसको बोलते हैं भंवर धारा हानि। तो ये दो टर्म आते हैं हमारे डीसी मशीन्स में। देखिए अब यहाँ पर इसमें जो है दूसरा जो भाग है हमारा एडी करंट लॉस का, इसको मिनिमाइज करना होता है हमको, नहीं तो मशीन हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म होने लगती है। मिनिमाइज का अर्थ है इसको दूर करना होता है। तो इसको दूर करने का उपाय भी हम लोग पढ़ लेते हैं, नहीं तो हमको फिर से अलग से पढ़ना पड़ेगा। देखिए एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लंबाई चौड़ाई में सब जगह एडी करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको समाप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस आयरन पीस का रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। देखिए ये आयरन पीस है, इसके रेजिस्टेंस को अगर हम लोग बढ़ा देंगे, ये R का मान यहाँ पर अधिक कर देंगे, तो V का मान तो उतना ही रहेगा। तो R का मान बढ़ाएंगे तो I का मान हमारा कम हो जाएगा। ये I का मान कम करना है हमको, ताकि एडी करंट लॉस कम हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे हम लोग के पास पेज होता है, देखिए इस तरीके से पेज होते हैं, एक यहाँ देख सकते हैं पतले पतले पेज हैं कई। इनको जब हम लोग ऐसे मिला देते हैं, इसको जब हम लोग मिला देते हैं तो कुछ इस तरीके का ठोस आकृति जैसे कॉपी प्राप्त हो जाता है, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये कई पेजेस हैं, जब इनको मिला देंगे तो ये हमारा जो है एक ठोस आकृति बन जाती है इधर। तो इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है यहाँ पर एडी करंट लॉस को समाप्त करने के लिए। जो आयरन का पीस था यहाँ पर एक ठोस टुकड़ा था, अब इस ठोस को पूरा ठोस न लेकर क्या करते हैं हम लोग, पतली पतली पत्तियों के रूप में आयरन को लेते हैं। इस तरीके से पतली पतली पत्तियों के रूप में इन आयरन के टुकड़ों को लेते हैं। देखिए इस तरीके से ढेर सारा, ऐसे ही ढेर सारा पत्तियों को ले लेते हैं। अब मान लीजिए इन पत्तियों में हमको कहीं कुछ कॉपर की वाइंडिंग भी करनी है, तो इसमें स्लॉट भी काट देते हैं आवश्यकता अनुसार, जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगा जहाँ जहाँ स्लॉट की, उसको स्लॉट काट देंगे और इसमें वाइंडिंग को रखते हैं। तो क्या करते हैं एडी करंट लॉस को समाप्त करने के लिए, ऐसे पत्तियों, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था हमारा, इनको जो है पत्तियों के रूप में, पतली पतली सीट के रूप में ले लेते हैं और इनको वार्निश से लैमिनेशन कर देते हैं। वार्निश से लैमिनेशन करने पर क्या होता है, जो ये सतह होती है इनकी ऊपर एक पतली लेयर चढ़ जाती है वार्निश की।
पतली लेयर चढ़ जाने से क्या होगा, पतली लेयर चढ़ जाने से क्या होगा, जब इन आयरन पीस को एक दूसरे के ऊपर रख के हाइड्रोलिक से प्रेस करके, या इन देखिए इन तीनों को आपस में उठा के एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और हाइड्रोलिक मशीन से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के पश्चात रिवेट कर देंगे। रिवेट का मतलब क्या होता है, इन दोनों को, ताकि ये अलग ना हो, रिवेटिंग कर देते हैं। आप लोग वर्कशॉप में पढ़े होंगे कि रिवेट क्या होता है। रिवेटिंग कर देने से ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे जम जाते हैं और ठोस आकृति बना लेते हैं। अब देखिए, पहले एडी करंट फ्लो होने के लिए, एडी करंट पास होने के लिए पहली स्थिति में क्या था, पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाता था। अब दूसरी स्थिति पर विचार करें, जब हमको ये पतली पतली सीट के रूप में ये हमको प्राप्त होता है, यानी ये पतली पतली सीट के रूप में इस तरीके से, इधर बना देता हूँ मैं, देखिए अब ये जो आयरन का पीस है अब हमको पतली पतली सीट के रूप में मिला है। और प्रत्येक सीट के ऊपर लेमिनेशन भी है, वार्निश की पतली परत भी है। वार्निश की पतली परत होने के कारण क्या होता है, वार्निश की परत होने से क्या होता है, ये प्रत्येक पीस जो प्रत्येक ये पतली पतली सीट हैं, ये एक दूसरे से अलग होती हैं विद्युतीय रूप से। विद्युतीय रूप से अलग होने के कारण क्या होता है, अब एडी करंट को फ्लो होने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। तो एडी करंट जो है प्रत्येक सीट में अलग अलग प्रवाहित होगी और कम मात्रा में प्रवाहित होगी। कम मात्रा में प्रवाहित होगी तो क्या होता है, आई का मान कम हो जाएगा, तो हीट का मान भी कम हो जाता है और हमारा जो मशीन है कम गर्म होता है। तो क्वेश्चन में सीधे पूछ लिया जाता है कि एडी करंट लॉस को समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो एडी करंट लॉस को समाप्त करने के लिए मशीन में जो कोर यूज करते हैं हम लोग, उसको पटलित कोर यूज करते हैं। पटलित मतलब क्या होता है, जो सीट के रूप में होती है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पटलित कोर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, अब इसमें हम लोग सबसे पहला भाग पढ़ेंगे योग। योग और योग का कार्य। तो योग क्या होता है, डीसी मशीन में स्थित, डीसी मशीनों की स्थिति में योग छोटी मशीनों के लिए कास्ट आयरन तथा बड़ी मशीनों के लिए रोल्ड स्टील का बना होता है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं योग का, कि योग किससे बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है। तो छोटी मशीन की स्थिति में क्या होता है, हमारा छोटी मशीन में कास्ट आयरन मटेरियल का उपयोग किया जाता है। और वहीं बड़ी मशीन की बात करें, बड़ी मशीनों में रोल्ड स्टील का उपयोग किया जाता है योग को बनाने में। योग मशीन का सबसे बाहरी भाग होता है। इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। अभी मैं इसका फिगर भी दिखाऊंगा और कैसे काम करता है योग उसको भी मैं बताऊंगा। पोल्स को भौतिक सहायता प्रदान करना तथा पूरे मशीन की सुरक्षा प्रदान करना। पोल्स को क्या करता है, अब पोल्स क्या होते हैं इसको भी अभी हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। पोल्स को भौतिक सहायता प्रदान करता है कौन, योग, और पूरे मशीन को सुरक्षा भी प्रदान करता है। और दूसरा क्या है, पोल्स द्वारा बनाए गए चुंबकीय फ्लक्स को मार्ग भी प्रदान करता है। तो आइए देख लेते हैं योग हमारा किस तरीके का होता है और इसका ये अब कैसे कार्य करता है। जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को योग। देखिए योग क्या है, ये हमारा जो सर्कुलर भाग दिखाई दे रहा है बाहर का, ये सर्कुलर 2 वृत्त दिखाई दे रहे होंगे, यही हमारा योग होता है। और योग को देखिए इस तरीके से यहाँ तक, ये हमारा पूरा फ्रेम योग कहलाता है, जो बाहरी भाग है, जो कि मशीन का बाहरी भाग होता है। अभी हम लोग देखें मशीन, योग क्या होता है, डीसी मशीन का एक बाहरी भाग होता है। और दूसरा क्या इसमें कार्य क्या बताया गया कि योग जो है पोल्स को भौतिक सहायता प्रदान करता है। अब पोल्स क्या हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पोल्स N S N S N, ये अल्टरनेटिंग क्रम में होते हैं, चाहे हम लोग दक्षिणावर्त चले चाहे वामावर्त चले। देखिए यहाँ चलना प्रारंभ करें, अगर दक्षिणावर्त चलते हैं तो N S N S क्रमशः आ रहे हैं बारी बारी से। तो अगर उल्टा भी चलेंगे तब भी यही प्रक्रिया होती है,
एक के बाद एक आए में पहले एन आएगा, फिर एस आएगा, फिर एन आएगा, एस आएगा कि एन एस। तो पोल का क्रम कुछ इस तरीके का होता है। तो योग का हम लोग पहला कार्य क्या पढ़े थे कि पोल्स को भौतिक सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ देखिए ये पोल्स हैं। पोल्स जो होते हैं ये पोल कोर द्वारा बने होते हैं, और पोल कोर क्या होते हैं जब हम पोल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। और ये पोल हैं, इन पोल्स को नट बोल्ट की सहायता से इस योग पर फिट किया जाता है। ये पोल्स ये अलग भाग होता है, ये इस तरीके से इसको अलग किया जा सकता है। यहाँ पर नट बोल्ट होता है, ये पोल्स जो है नट बोल्ट द्वारा यहाँ योग पर कसे होते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी, ये वाला भी। तो योग का हमारा पहला कार्य होगा पोल्स को भौतिक सहायता प्रदान करना। इसके बाद दूसरा कार्य क्या है, देखिए यहाँ पर पोल्स पर देखेंगे बाइंडिंग लिपटी हुई है, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न। इसी तरीके से सब पर जो है ये वाइंडिंग लिपटी हुई है, और इनका कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि जब डीसी करंट हम इसमें फ्लो करेंगे तो क्रमिक में ये एनएस उत्पन्न होता है इसमें। जब हम लोग इसमें डीसी धारा को प्रवाहित करेंगे, जब हम लोग डीसी से जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। इस बात को आप लोग टेक्निकल टर्म है ये, इसको याद रखिएगा। जब हम लोग फील्ड में डीसी धारा को देते हैं तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। तो जब हम लोग पोल्स को एक्साइट करते हैं, एक्साइट करने का मतलब क्या है, इसमें जो है प्लस माइनस को जोड़ते हैं डीसी, तो यहाँ पर एनएस क्रमशः उत्पन्न हो जाते हैं। तो उत्पन्न होंगे तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस यहाँ पर एन से एस की तरफ ट्रेवल करने लगती हैं, एन से एस की तरफ ट्रेवल करने लगती हैं कुछ इस तरीके से। जब एन से एस की तरफ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस ट्रेवल करेंगी तो उनको रास्ता प्रदान करने का काम कौन करता है, ये योग ही प्रदान करता है कि ये जो है फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं फ्लक्स, ये इस बॉडी से बाहर ना चली जाएं। तो इनको जो है ये बचाने का काम भी करता है कि लीकेज ना हो किसी प्रकार का, जितने भी फ्लक्स हैं वो मशीन के अंदर ही रहें। तो ये हमारा हो गया योग का दूसरा काम। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, योग ये इसका सबसे बाहरी भाग है। तो बाहरी भाग ये है, बाहरी भाग होने के कारण क्या होता है, जैसे हम लोग का स्किन है, हमारे बॉडी में क्या होता है, स्किन जो हमारे मांसपेशियों का, नसों का, हड्डियों का सबका सुरक्षा करता है, जो कि अंदर सेफ सुरक्षित रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये इसकी स्किन होती है, ये मशीन की स्किन होती है, जो अंदर के जितने भी भाग होते हैं, पोल्स होता है, आर्मेचर होता है, कार्बन ब्रशेस होते हैं, जितने भी पार्ट होते हैं, इसको सुरक्षित रखता है। यानी जब इसके अंदर पैक रहेंगे तो मान लीजिए हम लोग कहीं पर इसको उठा के ले जा रहे हैं तो इस पर जो चोट लगेगा, ये चोट लगेगा किसके, इस बाहरी भाग पर, योग पर। अगर ये योग ना रहे, योग नहीं रहेगा तो क्या होगा, मशीन के आंतरिक भाग डैमेज हो जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हमारा योग का क्या क्या कार्य होता है डीसी मशीन में। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर अगर आप लोग को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।